अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं ये वीडियो MUDG02 का जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट सेक्शन C का मैं आज बताने जा रही हूँ, जिसका 10 नंबर का सवाल है। 4 सवाल रहेगा 10 नंबर करके, जो 10, 11, 12 और 13 का है। इसका बुक में आप अगर इन सवालों का जवाब ढूंढने जाएंगे, जो इग्नू की तरफ से आप लोगों को मिला है, वो 10 के लिए 5, 11 के लिए ब्लॉक 3 और 12 के लिए ब्लॉक 4 और 13 के लिए भी ब्लॉक 4 में आपको मिलेगा अगर आप ढूंढते हैं तो पहला 10 नंबर सवाल नंबर 10 में जिगर मुराद आबादी की गज़लगोई की खुसूसियात मिसालों के साथ लिखें। जिगर मुराद आबादी बुनियादी तौर पर गज़ल की शायर है। उन्होंने कुछ नज़में भी कही हैं मगर उनकी नज़मों पर भी गज़ल का रंग गालिब है। जिगर हुस्न बरस्त वाक़ई हुए थे, वो मालूमात हुस्न व इश्क से बाखूबी वाकिफ़ थे और गज़ल के फ़न से भी खूब आशना थे। यही वजह है कि उनकी गज़लें रंग ताज़िल से भरपूर है। उनका कलाम में एक ख़ास तरह की वारफ्तगी, शरशार और शर्मस्ती पाई जाती है, जिससे सुनने और पढ़ने वालों पर एक अजीब सी कैफियत और मोहियत तारी हो जाती है। रंद हो वो जो गज़ल भी मेरी रंद ना है, माने वो लफ्ज़ नहीं या दाव पैमाना है। जिगर की शायरी दिल की शायरी है। उन्होंने अपनी दिली जज्बात व एहसासात का इजहार बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया है। ख़ास बात यह है कि उन्होंने आशिक ही नहीं बल्कि कहीं कहीं महबूब के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी भी बड़े फनकारना ढंग से की है। जिगर की गज़ल में इक्स मिजाजी के साथ साथ इक्स हकीकी का भी जिक्र मिलता है, जिसकी वजह से हम जिक्र की उन गज़लों में भी एक ख़ास ख़वार लज्जत और रंगीनी महसूस करते हैं। तेरा मिन्ना तेरा नहीं मिलना और जन्नत है क्या जहन्नम क्या। इक्स ने उन्हें इंसान के करीब कर दिया था और अपने दर्द से इंसान के दर्द तक का सफ़र उनके लिए आसान हो गया। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। जिगर साहब की गज़ल आम फहाम है, उनकी ज़बान रवा और साफ सेल्सियस है। जिगर ने मुश्किल अल्फाज से इस्तेमाल करने से ग्रीज करते हैं। महारात का भी उन्होंने बरहमल बरजस्ता और मौजू इस्तेमाल किया। उन्होंने जो तशबीहात, इस्तिआरात और तालीमात बरती है वो अक्सर आम फहाम नहीं। मोहब्बत तक ही जो दुनिया समझते, खुदा जाने वो क्या समझते हुए क्या समझते हैं। आज क्या बात है कि फूलों का रंग तेरी हंसी से मिलता है, मिल के भी जो कभी ना मिलता, टूट कर दिल उसी से मिलता है। उसके बाद सवाल नंबर 11, ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल की बुनियादी अवसाफ मिसालों के साथ बताइए। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू शायर की वो अजीम हस्ती है जिनकी नज़र सदियों तक नहीं मिलती। दर्द पहले और आखिरी सूफी शायर है जिनको तशव्वुफ़ की शायरी में रुतबा बुलंद हासिल हुआ। दर्द की शायरी उनकी शख्सियत का भरपूर इजहार है। उनकी फ़िक्र और फ़न का एक एक गोशा उनकी शख्सियत के नूर से रोशन है। दर्द के गमगीन इशार में भी एक एक ख़ास बात नज़र आएगी कि उनमें अपनी बर्बादी का जिक्र इतना ही जितना कि दूसरों के अंजाम का गम है। खुद तो कनई है लेकिन जमाने के लिए इनकलाब पर उनका एहसास से दिल गम से भर जाता है। चमन में सुबह ये कहती थी, होकर चश्म तर शबनम, बहार बाग तो यूं नहीं रही लेकिन कर्म शबनम। दर्द एक सच्चे दरवेश थे, इसलिए किसी किस्म का तकलीफ पसंद नहीं था। यही अंदाज शायरी में बरकरार रखा चंद अशआर। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो उस जीने के हाथों मर चले। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ को आए थे किधर चले। जंग में आकर इधर उधर देखा तो ही आया नजर जिधर देखा। दर्द उन चंद शायरों में से जिनका कलाम उनकी ज़िंदगी का आयनादारी करता है। अपनी मतमेन ज़िंदगी की तरह उनका कलाम भी सिर्फ हमदार, पाकीज़ा और संजीदा है, बल्कि हर तरह की लघुयात से पाक और साफ है। दर्द हर जगह अपनी बात को सादा अंदाज में इस तरह पेश करते हैं कि हर एक की समझ में बाखूबी आ जाए। दर्द का बिस्तर कलाम गज़ल के फार्म में है। तसव्वुफ़ के अशार व
و رموز کے ساتھ زبان روا اور سیلسیس ہے، اس لیے اس زمانے کے بیشتر تذکرہ نگاروں، شاعروں اور ادیبوں نے درد کو اردو کا اہم شاعر تسلیم کیا ہے۔ درد کی شاعری سرمایہ قلیل ہے، جس میں زیادہ تر غزلیں ہیں۔ ان کی بیشتر غزلیں چھوٹی بحریوں میں اپنا جواب رکھتی ہیں۔ نالہ فریاد آہ اور زاری آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ درد نے بے ہودہ مذاق اور ہزو گوئی سے زبان کو پاک آلودہ نہیں کیا۔ کہیں کہیں اپنے الفاظ اور محاورے بھی استعمال کیے، مگر اس اسلوبی سے کہ ان سے شعر کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ عام قاری کو اس بات پر حیرت ہے کہ درد جو ایک صوفی انسان تھے، ان کی یہاں عاشقانہ رنگ نہایت اعلیٰ اور بلند ہے۔ حسن ساختہ اداؤں اور محبوب کے ہزار رنگ جلووں کی جھلک اسی طرح ملتی ہے جس طرح ان کی دوسری اہم عصر شعراء کے یہاں ملتی ہے۔ انہوں نے عشق حقیقی کو مزاجی شکل میں دیکھا۔ درد اسی طرح عشق حقیقی، تشوف اور روحانیت کی چاشنی سے اپنے کلام میں چار چاند لگا دیے ہیں۔ نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ جب نظر سے باہر گزرے ہیں، جی پر رفتار یار گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں محبت کی گو جذبات کو مختلف رنگوں میں پیش کیا ہے۔ حالانکہ اس عہد میں عشق و عاشقی رسمی طور پر بھی شاعر کا لازمی حصہ بن چکی تھی، لیکن درد کے یہاں یہ عشق زیادہ فطری اور زیادہ حقیقی معلوم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درد کی ان غزلوں میں بھی ایک خوشگوار لذت اور رنگینی محسوس کرتے ہیں جن میں درد نے مسائل تشوف کے پردے میں مختلف حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ تمنا ہے تیری ہے اگر ہے تمنا، تیری آرزو ہے۔ درد نے حسن کو ہر انداز میں دیکھا اور لکھا ہے۔ انہوں نے حسن کے وجود سے اونچی جو دنیا سجائی ہے وہ بڑی دلکش اور رنگین ہے۔ انہوں نے اس دلکشی دنیا کی بے حد خوبصورت تصویر اپنی غزلوں میں پیش کی ہے۔ دل بھی تیرے ہی ڈھنگ سیکھا ہے، آن میں کچھ ہے، تو اپنے دل سے غیر کی الفت نہ کھو سکا، میں چاہوں اور کو تو یہ مجھ سے نہ ہو سکا۔ کھل نہیں سکتی اب آنکھ میری، جی میں یہ کس کا تصور آ گیا۔ خواجہ میر درد تشوف اور روحانیت کی چاشنی سے اردو کو ایک نئے ذائقے سے آشنا کیا ہے۔ درد کا اثر ان کے معاصرین اور ان کے آنے والے شعراء پر بہت ہے۔ ان کے معاصرین شعراء ان کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ درد کی شاعری ان کی دل و دماغ کی پاکیزگی کا آئینہ ہے۔ سوال نمبر 12، داغ دہلوی کی غزل گوئی پر ایک تفصیل نوٹ لکھیں۔ داغ کی شاعری تشوف اور روحانی تجربے سے خالی ہے۔ خود داغ نے بھی کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا۔ اپنی موضوعات میں محدود ہونے کے باوجود داغ کا امتیاز ان کی زبان اور اس کے برتنے کا سلیقہ ہے۔ دہلی کی زبان کا چٹخارا اور رو مزاح محاورہ جس طرح داغ کی شاعری میں برتا گیا، اس نے نئے رنگ و آہنگ دیا۔ کیا کہا پھر تو کہو ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں۔ یہ تو نہیں کہ تم شاہجہاں میں حسین نہیں، اس دل کا کیا کروں یہ بہلتا کہیں نہیں۔ داغ کی شاعری کی دنیا بھی انہی عاشق و معشوق، رقیب، کاشد جیسے روایتی داروں سے مزین ہے جن سے اردو کی روایتی غزل تشکیل پاتی ہے۔ غزل کی شاعروں میں کوئی انوکھا پن نہیں، زبان کی پیچ و خم نہیں، دورازکار مضامین نہیں۔ الفاظ محدود ہے مگر ہر بار ایک ہی رنگ کے مختلف سینٹس کاری کا لطف و انشبات کے ایک نئے تجربے سے دوچار کرتے ہیں۔ تم کو چاہا تو خطا کیا ہے بتا دو مجھ کو، دوسرا کوئی تو اپنا سا بتا دو مجھ کو۔ دن گزارے عمر کے انسان ہنستے بولتے، جان بھی نکلے تو میری جان ہنستے بولتے۔ داغ کی سب سے بڑی خوبی ان کی زبان کا حسن ہے۔ انہوں نے شاعری کو پیچیدہ ترکیبوں، فارسی اور عربی کے غیر مانوس الفاظ سے بچانے کی کوشش کی ہے۔
बचाने की कोशिश की है और सीधी सादी ज़बान में वाक़यात और महसूसात को बयान किया है। इसी वजह से उनका कलाम तशने और तकलीफ़ से खाली है। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग सारी जहाँ में धूम हमारी ज़बान की है। कहते हैं उसे ज़बान उर्दू जिसमें ना हो रंग फ़ारसी का। नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू ज़बान आते आते। दाग की ज़्यादातर उम्र इश्क व आशिकी में गुजरी। जिस माहौल में उन्होंने ज़िंदगी की वहाँ खुल खेलने के मौके थे, इसलिए उसने ज़िंदगी में महबूब के बिछड़ने की कोई अहमियत नहीं, क्यों ना कि वो बहुत जल्द दूसरी मोहब्बत तलाश कर लेते हैं। क्या मिलेगा कोई हसीन ना कहीं, दिल बहल जाएगा कहीं ना कहीं। एक ना एक को लगाए रखते हैं तुम ना होते तो दूसरा होता। दाग को ज़बान पर कुदरत हासिल थी। उसका दाग की उर्दू इतनी उम्दा है कि किसी की क्या होगी जोग ने उर्दू को अपनी गोद में पाला था। दाग उसको ना सिर्फ पाल रहा है बल्कि उसको तालीम भी दे रहा है। दाग सा भी कोई शायर है जरा सच कहना, जिसके हर शेर में तरकीब नई बात सुनी। बकौल नफीस संदलवी दाग फितरी शायर थे। वो गज़ल के लिए पैदा हुए और गज़ल उनके लिए उनकी ज़बान गज़ल की जान है। मुख्तसर दाग उर्दू ज़बान की बादशाह। उनके कलाम में ज़बान का चटखरा, शलाशत, सफाई, शहर अफरीनी, रंगीनी, शोखी, चुलबुलाहट बला की पाई जाती है। उर्दू को दाग के हाथों इंतहाई वरूज हासिल हुआ। उसका अंदाज उनके शागिर्दों कशर तहदार से लगाया जा सकता है। क्या पूछते हो कौन है क्या पूछते हो कौन है ये किसकी है शहरत, क्या तुमने कभी दाग का दीवार नहीं देखा। सवाल नंबर 13 अल्लामा इकबाल की गज़लों के औसाफ बताए। ये अभी तक टाइप नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पीडीएफ जब मैं सेंड करूँगी उस पीडीएफ में सवाल नंबर 13 का जवाब भी ऐड रहेगा। अभी इस वीडियो में अपलोड नहीं है क्योंकि इसकी टाइपिंग नहीं हुई अभी तक, लेकिन कल तक इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं दूंगी। जब इसका टाइपिंग हो जाएगा उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें सवाल नंबर 13 का जवाब भी मौजूद होगा और जो बीच बीच में जो टाइपिंग की थोड़ा बहुत या मिस्टेक है वो मैं सही उसमें पीडीएफ में आपको सही से मिलेगा।